पहले दिन 100 लोग थे, दूसरे दिन 60 लोग थे, आज 30 लोग थे। सभी कह रहे हो आते हैं आते हैं आते हैं, आता कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नए टॉपिक की जरूरत नहीं, जो पुराने टॉपिक है आई विल रिपीट द सेम। और ये नए लर्नर के लिए जरूरी, वो भी उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना ही हमें अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। मैं इस प्लस से ज्यादा स्पेशल पे मेहनत करता हूँ। कल हमने पढ़ा था अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत, अलाउद्दीन के राज्य में हुए विद्रोह, मंगोल आक्रमण, 6 मंगोल आक्रमण हुए, उनका क्या परिणाम हुआ, बीच बीच में प्रश्नों को भी सॉल्व किया था, और साम्राज्यवादी नीति के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन ने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में क्या विजय की है, उसके संदर्भ में। नहीं नहीं, तुमको नहीं समझ में आएगा ये बात किसी भी, लेकिन उसकी समझो ये तब तो उस मेहनत को। तुम्हें तो ये है कि सर का काम है, पढ़ाए जो पढ़ा रहे हैं, हमारी मर्जी है, मन करेगा देखेंगे, नहीं मन करेगा कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं चलता, ये टू वे प्रोसेस है, इस तरह से नहीं चलता एक तरफ से। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड का नहीं चलेगा चक्कर, मुझे लाइव चाहिए प्रेजेंस। ये रिकॉर्डेड देखते हैं, पता नहीं क्या करते हो, देखते हो नहीं देखते हो, झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो। जो जॉब वाले हैं उनकी बात अलग है, उनको मैं जानता हूँ, 2 लोग हैं ऐसे, क्लास में भी हो तुम 100 लोग, 98 की बात कर रहा हूँ। अलाउद्दीन के विजय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। चलो छोड़ो, विषय वस्तु पे आओ। एक उत्तर भारत के विजय और एक दक्षिण भारत के विजय, इन दोनों विजयों का दारोमदार इन सेनापतियों पर है। नुसरत खान और उलूग खान। और इनके क्रम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनके आक्रमणों का क्रम क्या है। गुजरात पर आक्रमण किया 1297 में, दूसरा आक्रमण हुआ इनका रणथंभौर 1301, फिर चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवान 1308, जालौर 1311। तो क्रमशः ये जो आक्रमण हुए हैं, इनकी घटनाओं को हम समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात ऑनवर्ड्स। वस्तुतः गुजरात का अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान था, और इसका शासक है राय कर्ण द्वितीय।
राजधानी है अन्हिलवाड़ा। गुजरात के पीछे आक्रमण के पीछे उद्देश्य ये था कि यहाँ पे विदेशी व्यापार बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और रायगढ़ द्वितीय चारित्रिक रूप से दुर्बल भी था। इसने अपनी प्रधानमंत्री की सुंदर पत्नी को ही अपने पास रख लिया था, और इसके पीएम ने इसको इनवाइट किया आक्रमण करने के लिए। तो नुसरत खां और उलूग खां को इसने भेजा। अहमदाबाद के निकट इन्होंने रायगढ़ को हराया। इसी कर्ण की बेटी थी देवल देवी। कोई जरूरत नहीं रेगुलर रहने की, आज के बाद मैं लेने भी वाला नहीं, छोड़ो, ये फालतू की मेहनत है। वो उस चर्चा को ही बंद कर दो। अब तुम्हारे साथ जो होना होगा वही होना है, हमारे करने से थोड़ी हो जाना है। तो रायकर्ण अपनी बेटी देवल देवी के साथ भागा, और भाग करके ये पहुंचा देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास। रामचंद्र देव के यहाँ इसने शरण लिया। रायकर्ण की बेटी तो देवल देवी थी, लेकिन इसकी पत्नी थी कमला। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली। सोमनाथ मंदिर को दूसरी बार अलाउद्दीन की सेना ने लूटा, और सूरत और सोमनाथ मंदिर दोनों को लूटा। अन्हिलवाड़ा और खंभात, खंभात की खाड़ी, इसको भी लूटा गया। और इसी क्रम में खंभात की खाड़ी में गुलामों के व्यापार में बिकते हुए इसको मिला मलिक काफूर। मलिक काफूर एक हिजड़ा था। इसको 1000 रुपये में खरीद लिया, 1000 दिनार में, इसीलिए इसको कहा जाता है 1000 दिनारी। और जिस असेसमेंट को लेकर के इसको खरीदा गया था वो सही निकला, क्योंकि मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी को सफलता दिलाई। बाद में अलाउद्दीन ने इसको उपाधि दी थी ताजुल मुल्क, ताजुल मुल्क काफूरी की उपाधि थी। इस तरह से गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, और गुजरात में सूबेदार नियुक्त किया गया अलप खां को। गुजरात के बाद फिर बारी आती है रणथंभौर की। रणथंभौर को कब्जा करना हमेशा इससे ही मुश्किल रहा, क्योंकि पहाड़ पर यह दुर्ग बना हुआ है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इस पर जीता था, लेकिन फिर ये स्वतंत्र हो गया। चौहान वंश के हम्मीर देव यहाँ शासन कर रहे थे।
और अलाउद्दीन के कोप का भाजन इसलिए बनना पड़ा क्योंकि मंगोल, जो कि नौ मुस्लिम के नाम से विख्यात थे, हमीर देव ने इनको अपनी हद शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण कर दिया। 1299 में नुसरत खान और उलूग खान ने यहाँ पे अटैक किया और नुसरत खान की मौत इसी अभियान में हुई। तोप के गोले से सिर में चोट लग गई और हमीर देव ने अपनी बहादुरी से उलूग खां को हरा दिया। ये एक अप्रत्याशित घटना थी। अब तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया क्योंकि उनका सेनापति हार गया था। तो 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खुद दुर्ग को घेरने निकल पड़ा और इसने कूटनीति से काम लिया। हमीर के मंत्री रणमल को लालच देकर के अपने तरफ मिला लिया और रणमल ने किले का फाटक खोल दिया। लेकिन नए मुस्लिम और हमीर देव दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े। ऐसा उस जमाने की तत्कालीन पेंटिंग्स में भी दिखता है, जैसे ये पेंटिंग 1825 ईस्वी का बना हुआ। राजपूत स्त्रियों ने हमीर देवी की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर कर लिया और इस घटना का जिक्र किया है अमीर खुसरो ने, इस जौहर का जिक्र किया है। खिलजी काल के निम्नलिखित मंगोल आक्रमणकारियों को उनके क्रम में लगाएं। सल्दी कादर खां, कुतुब ख्वाजा तारगी। फिर बारी आती है चित्तौड़ की। रणथंभौर के पतन के बाद चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी और यहाँ गुहलौत वंश के राजपूतों का शासन था। राणा रतन सिंह। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेर लिया। अमीर खुसरो भी इस अभियान में इसके साथ था और ये चित्तौड़ के किले के बारे में लिखता है कि यह हिंदुओं के स्वर्ग से भी ऊंचा है। इसी अभियान के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत। हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी हैं शेरशाह सूरी के काल के, तो पद्मावत में लिखते हैं कि चित्तौड़ का अभियान रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए लिखा था, लेकिन ये काल्पनिक। अलाउद्दीन को रानियों की और सुंदर स्त्रियों की कमी नहीं थी। चित्तौड़ को इसलिए जीतना चाहता था कि चित्तौड़ को हराए बिना इसका साम्राज्यवादी मंसूबा, यानी विजेता बनने का ख्वाब, जिसको सिकंदर के नाम से लिखता है अपने सिखों, ये पूरा नहीं होता। और चित्तौड़ का युद्ध के लिए महत्व था। कहा जाता है कि जिसके पास चित्तौड़ का किला है वो राज करेगा पूरे राजस्थान में, तो निश्चित रूप से सामरिक महत्व था।
अच्छा, आप लोग में एक बात बताओ, किसी ने यूपी का वो एग्जाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का? नहीं, जो दिया था वो बताओ, जो नहीं दिया था मत बताओ। ये पद्मिनी की काल्पनिक फोटो है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर से वैकेंसी निकली है, 3 सीटें। यूपी हायर एजुकेशन से, यूपीएससी ने निकाला इसको, यूपीपीएससी ने। लेकिन नेट तो होना ही चाहिए। नेट है तुम्हारा? मिनिमम नेट तो होना ही चाहिए। तो राणा रतन सिंह 7 माह अलाउद्दीन का बहादुरी से मुकाबला करता रहा और अंत में लड़ते हुए शहीद हो गया, और पद्मिनी ने जौहर कर लिया। इसामी और खुसरो इसके बारे में लिखते हैं कि हारने के बाद राणा अलाउद्दीन की शरण में आ गया। अमीर खुसरो लिखता है कि अलाउद्दीन के आदेश से किले के 30,000 किसानों का संहार कर दिया गया। और चित्तौड़ का नाम रख दिया गया खिजराबाद, और अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खां को इसका शासन दे दिया गया। लेकिन खिज्र खां ज्यादा दिन रह नहीं पाया। 1311 राजपूतों ने खिज्र खां को यहां से भगा दिया, और अलाउद्दीन ने मालदेव को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। लेकिन राजपूतों ने इसको अपना शासक स्वीकार नहीं किया। रतन सिंह के एक वंशज दूसरे हमीर देव ने मालदेव पर अटैक कर दिया। मालदेव ने अपनी बेटी देनी चाहिए हमीर देव को बदले में, शादी की बात की, लेकिन बात बनी नहीं, और 1321 में मालदेव की मृत्यु हो गई, और हमीर देव ने फिर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस तरह से फिर से चित्तौड़ हो गया आजाद। हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा डाउट है सर। जी सर, रतन सिंह जो हमीर देव के वंशज थे, वो उनको मालदेव ने क्यों स्वीकार नहीं किया सर? उन्होंने क्यों मालदेव को स्वीकार नहीं किया था? क्योंकि मालदेव अलाउद्दीन खिलजी का बंदा था। नहीं सर, अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों के लिए मालदेव को चुना था, तो मालदेव अत्याचारी होगा, इसीलिए शायद राजपूतों ने उन्हें नकार दिया अपने शासक बनने से। तो सर, ये कारण है क्या? अलाउद्दीन ने मालदेव को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। जी। अलाउद्दीन ने नियुक्त किया था, राजपूतों ने नहीं किया था। लेकिन राजपूतों ने इस नकली कठपुतली शासक को स्वीकार नहीं किया। ये कठपुतली था ना, वो कहने के लिए राजपूत था, लेकिन था तो अलाउद्दीन का बंदा ना। रबर स्टैंप सर। हाँ, रबर स्टैम्प, पपेट। सर, एक रिक्वेस्ट थी मेरी। सर, 4:30 का क्लास कैंसिल मत कीजिए सर। कुछ चुनिंदा पर्सन्स के लिए हमारा क्लास क्यों आप कैंसिल कर देंगे सर? हम तो रोज कैसे भी करके आ जाते हैं उस क्लास में। एक्चुअली मैं उसमें जो कंटेंट लाता हूँ वो उसके लिए मैं 4-5 घंटे की मेहनत करता हूँ, ठीक है सर? मैं पूरे पीडीएफ को हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ सर, ताकि वो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहे। इसलिए सर मैं हर नोट्स को लिखती हूँ, चाहे वो टाइम मेरा कितना भी शॉर्टेज आए सर। तो जो 4:30 का क्लास है वो बहुत ही लाभदायक है सर। मैंने इतने सारे चीजें सीखी हैं जब से मैं आपको एजुकेटर के रूप में ली हूँ सर। ऐसा मत कीजिए सर। चलो कल एक आखिरी क्लास करके देख लेते हैं, अगर 100 से कम हुए बंदे तो फिर आगे नहीं करेंगे, अदरवाइज करेंगे, ठीक है। जी, आपकी मर्जी सर। कल एक क्लास करके देख लेते हैं, ठीक है जी। जी सर। और कोई बात? नहीं सर, बस इतना ही। ओके। तो 1321 में, 1311 में खिजराबाद बना था, 1321 में चित्तौड़ आजाद हो गया।
अब ऐसे प्रश्न आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि खिलजी के निम्नलिखित आक्रमणों को उनके क्रम में लगाएं। रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, मालवा। रानी पद्मिनी का एपिसोड बड़ा फेमस है। और इस कहानी का आधार है 1540 में लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य ग्रंथ पद्मावत। तो ये पद्मावत के बारे में लिखते हैं कि पद्मिनी ने अलाउद्दीन को मोहित कर लिया था और पाना चाहता था। ये फिल्म सभी ने देखी ही होगी। और फाइनली ये कंडीशन रखा गया कि दर्पण में भी अपना रूप दिखा देगी तो भी वापस चला जाएगा। लेकिन दर्पण में जब इसने देखा तो और भी मोहित हो गया। जब अलाउद्दीन राणा को महल से बाहर छोड़ने आए तो धोखे से उन्हें बंदी बनवा लिया और पद्मिनी को पाने की मांग रखी। तो 700 पालकियों में सवार होकर के रानी का काफिला अलाउद्दीन के शिविर पहुंचा, लेकिन 700 पालकियों में थे रानी के सैनिक। युद्ध हुआ और अलाउद्दीन के सेना राजपूतों के शौर्य के आगे नट की। राणा छुड़ा लिए गए। गोरा और बादल नाम के योद्धाओं ने अपूर्व शौर्य के साथ वीरगति पाई। राणा ने देवपाल पर हमला किया। कुंभलगढ़ का शासक था और रानी को भी वह पाना चाहता था। देवपाल मारा गया, लेकिन इस युद्ध में राणा भी घायल हो गया और अंततः राणा की मौत हुई और रानी ने जौहर कर लिया। तो बहुत सारे हिस्टोरियन है जो इस कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं, ऑथेंटिक नहीं मानते। खैर, अगला अटैक हुआ है मालवा पर। तेरह सौ पांच ईस्वी में मुल्तान का सूबेदार था आईने मुल्क। इसको मालवा पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन ने भेजा। और मालवा का शासक है महलक देव। महलक देव के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट सेनापति थे। एक का नाम है हरनंद, नहीं दो ने देखी थे। हरनंद का ही नाम था कोका। तो होना क्या था, महलक देव हार गया, कोका मारा गया और मालवा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे उज्जैन, धार, मांडू, चंदेरी,
जिसको आईने मुल्क ने जीत लिया। तो मालवा को भी दिल्ली में मिला लिया गया और आईने मुल्क इसका सूबेदार बन गया। तो ये थी मालवा विजय। हाँ, जो नए हैं उनके लिए ये लिंक मेरा कम्युनिटी का लिंक है, ये ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइन कर लो। अगला है सेवान। तेरह सौ आठ ईस्वी में इस पर अलाउद्दीन ने अटैक किया। परमार वंश के शासक थे शीतल देव। शीतल देव को पराजित होना ही था और इनको हरा करके कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का इक़्तिदार बना दिया गया। राजस्थान में ही एक जगह है जालौर। सल्तनत काल का बड़ा ही विख्यात शहर है। उत्तर भारत में अलाउद्दीन का अंतिम अभियान था और कृष्ण देव तृतीय यहाँ का शासक, चौहान वंश का था ये। पहले ही 1304 में इसने कभी अलाउद्दीन की अधीनता स्वतः स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में इसने अलाउद्दीन को लड़ने की चुनौती दी 1311 में। अलाउद्दीन का एक नाजायज बेटा था, दासी से पैदा हुआ था, शाहीन। शाहीन को युद्ध करने के लिए भेजा और कृष्ण तृतीय मारा गया। सॉरी, शाहीन मारा गया। अलाउद्दीन की एक दासी थी गुलबहिस्त, उससे पैदा हुआ था ये। जब गुलबहिस्त को पता चला कि शाहीन मर गया तो ये भी मर गई। फिर कमालुद्दीन को भेजा गया और कमालुद्दीन ने जालौर को जीत लिया। इसी कृष्ण तृतीय का संबंधी था मालदेव, जिसे अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का सूबेदार बनाया था। तो इस तरह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर जो भी स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट थे, इस पे अलाउद्दीन का कब्जा हो गया। अलाउद्दीन के टाइम पद्मावती के बाद बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं।
कौन किस वंश का था ये थोड़ी ना तुमसे पूछा जाएगा जी, ये किस वंश का था, वो किस वंश का था। हर एक डिटेल जानना जरूरी है कि किसका क्या था, तो जो जरूरी है वो जानो। ये क्वेश्चन कभी आएगा कि फलाना आदमी किस वंश का था। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो पैदा हुआ था एटा में, उत्तर प्रदेश में, और 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास में, क्योंकि हिंदी के खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि थे। और गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई, तराना, इसका तो कोई अंत ही नहीं। इनके पूर्वज बलबन के काल में चंगेज खान के आक्रमण से प्रताड़ित होकर के भारत में आके बसे थे, और इनकी माँ हिंदू राजपूत थी, उनका नाम था दौलत नाज। तो इस तरह से माँ की तरफ से हिंदू है, पिता की तरफ से मुसलमान है, तो दोनों संस्कृतियों का मिलन था। इनके नाना को पान खाने का बड़ा शौक था। तो पान को हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में तांबुल। तो इसी को लक्ष्य करके अमीर खुसरो ने तंबोला नाम की एक पहली मसनवी लिखी। मसनवी कविता लिखने का एक तरीका है। खड़ी बोली जो मैं बोल रहा हूँ इसी को कहते हैं, हिंदी कई तरह से बोली जाती है। खड़ी बोली जो दिल्ली और बरेली के इलाके में बोली जाती है वो। आगे चल करके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। बहुत तेज साउंड आ रहा था क्या? तुम लोग को पढ़ने लिखने से मतलब तो है नहीं, साउंड ही देखो कहाँ क्या हो रहा है, नोट करते जाओ। कुकर की सीटी बजी, फाटक खुला, इसका एक नोट बनाओ और ये याद कर लो। घर में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत साउंड तो कभी कभी होगा ही, लेकिन उसको लिखना और नोटिस करना जरूरी है। जब औलिया से इन्होंने दीक्षा ली तब इनकी उम्र थी 7 वर्ष। लेकिन 20 साल के होते होते ये कवि बन गए। राजाश्रय में इन्होंने पूरा जीवन बिताया, और कुल 11 सुल्तानों का उत्थान पतन इन्होंने अपनी आंखों से देखा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद अफगान। लेकिन निरंतर राजदरबार में रहने के बावजूद कभी भी राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार नहीं हुए, भाग भी नहीं लिया, जो हर उत्तराधिकार के समय होते थे। इनके नाम से कई आविष्कार भी जुड़े हुए हैं, जैसे मिस्र को तोड़ करके इन्होंने तबला बनाया। तांबुल, तबला।
पखावज के 2 टुकड़े करके 13वीं शताब्दी में तबला बनाया। साथ ही साथ कुछ नए जैसे गज़ल, नई विधाएँ थी गज़ल, कव्वाली, कहावतें, पहेलियाँ, इनके भी आविष्कारक थे। राजनैतिक जीवन में सबसे पहले इनको 1270 में गयासुद्दीन बलबन के भतीजे और कड़ा के हाकिम मलिक छज्जू ने आश्रय दिया, जिनके बारे में पिछले दिनों हमने पढ़ा। लेकिन एक बार बलबन के दूसरे बेटे बुगरा खां के बारे में इन्होंने एक कविता लिख दिया, तो मलिक छज्जू नाराज हो गया और बुगरा खां के पास चले गए, खुसरो। अलाउद्दीन का पहला बेटा जो मोहम्मद था, उनको पता चला इनके बारे में, इनकी प्रतिभा के बारे में, तो इसने अपने पास बुला लिया। और मोहम्मद के ही आश्रय में इनका सर्वाधिक विकास हुआ। फिर ये मुल्तान चले गए मोहम्मद के साथ। मुल्तान जाकर के ये मंगोलों के युद्ध में सम्मिलित हुए। और मंगोलों ने एक बार तो इनको बंदी भी बना लिया था। मोहम्मद इस युद्ध में मारे गए। इसी तरह से उनसे मुक्ति ली मंगोलों से। फिर वहां से किसी तरह से फ्री होकर के दिल्ली आए और निजामुद्दीन औलिया के पास रहने लगे। फिर गयासुद्दीन तुगलक के राजकाल में उन्होंने किताब मसनवी लिखी, ऐतिहासिक अंतिम ऐतिहासिक मसनवी इनकी मानी जाती है, उसका नाम ही है तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में, और उन्हें समर्पित कर दिया। इसके बाद ये बंगाल के आक्रमण में भी सम्मिलित हुए थे। जब बंगाल के अभियान पे थे तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने शरीर त्याग दिया और दिल्ली लौट आए। अमीर खुसरो सहन नहीं कर पाए अपने गुरु की मृत्यु को, और 6 महीने के भीतर ही 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ही है। उनकी मौत पर इन्होंने लिखा था, गोरी सोवत सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चमदेश। यानी जो भी सौंदर्य है वो कालिमा में बदल गया है, और खुसरो अपने घर चलो, कहीं जहां से आए हो, सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। खुसरो ने अपने मसनवियों में निजामुद्दीन औलिया को सम्राटों से पहले मेंशन किया है, और इनको उपाधि दी गई थी तूती ए हिंद। तूती ए हिंद खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि थे। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से बहुत ही जलता था। दिल्ली का बादशाह था, तो एक बार दिल्ली बंगाल कहीं से आ रहा था अभियान करके, तो खुसरो को ही भेजा और बोला कि जाकर कह दो कि निजामुद्दीन औलिया से कि जब तक वो दिल्ली में आते हैं तब तक वो दिल्ली छोड़ दें। खुसरो को बड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन जाके कहना ही पड़ा निजामुद्दीन औलिया को, और पूछा कि अब क्या होगा, वो तो धमकी दे रहा है। तो औलिया ने कहा कि दिल्ली हनूज दूरस्त, जाके कह दो कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, पहुंचेगा नहीं कभी। और दिल्ली पहुंचने के पहले ही उसकी मौत होगी। कैकुबात के टाइम में भी इनको बड़ा ही इंपॉर्टेंस मिला, और 1289 ईस्वी में इन्होंने मसनवी की रचना की, किरानूस सादैन। किरानूस सादैन
फिर जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान हुआ, तो खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने ही उपाधि दी थी अमीर। और इन्होंने जलालुद्दीन के प्रशंसा में ग्रंथ लिखा, मिफ्ताह उल फतह। सुल्तान अलाउद्दीन ने भी इनको बड़ा ही सम्मानित किया, राजकवि बनाया, और राजत्व का सिद्धांत अलाउद्दीन का इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। खुसरो की अंतिम कृति है तुगलकनामा। 1298 से लेकर के 1301 तक 5 रोमांटिक मसनवियां लिखी, मल्लोल, अनवर, शिरीन, खुसरो, मजनू, लैला, आईने शिकंदरी, हस्त बिहस्त। ये सभी इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को समर्पित किए। अलाउद्दीन के विजयों का वर्णन इन्होंने किया है खजाइन उल फतुह, खजाइन उल फतुह। और एक ग्रंथ भी लिखा है, एजाज ए खुसरवी। ये अलंकार का ग्रंथ। और अंतिम दिनों में इन्होंने देवल रानी की जरखा नाम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मसनवी लिखी थी। मुबारक शाह के टाइम में भी राजकवि बने रहे। मुबारक शाह भी शेख निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता रखता था, और मुबारक शाह के टाइम में इन्होंने ग्रंथ की रचना की, नूह सिपहर। तो एक तरह से सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं को अमीर खुसरो ने संकलित किया। इतिहास में मुख्य रूप से इन्होंने किरार नुशरात है, मिफ्ताह उल फतह, देवल रानी की जरखान, नूह सिपहर लिखा, तुगलकनामा। रोमांस में भी इन्होंने मतलब अनवार, शिरीन, खुसरी, आईने शिकंदरी, मजनू, लैला, हस्त बिहस्त, बहुत सारे काव्य संग्रह, तोहफतुन शिगर, वस्तुल हयात वगैरह। गद्य रचनाएं भी लिखी, एजाज खुशरवी, खजाइन उल फतुह, मसनवी शहर अशुब, चिस्तान, खालिद बारी। इसमें से मैक्सिमम हिंदी में, इसीलिए इनको कहा जाता है हिंदी की तूती। सितार के आविष्कारक ये नहीं है, सितार के आविष्कारक दूसरे खुसरो। कर्नाटक संगीत, दक्कनी संगीत का भी इनको ज्ञान था, और गायकी के 19 रूप, ख्याल, तराना, कौल की इन्होंने खोज भी की थी। सितार के आविष्कारक खुसरो खान है, मुगल काल के, सल्तनत काल के नहीं। क्या सत्य कथन है? अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने ताजुल मुल्क की उपाधि दी। अमीर खुसरो रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ था। अमीर खुसरो ने पद्मावती के जौहर का जिक्र किया है। पद्मावती के जौहर का जिक्र मैंने पढ़ाया है क्या? जौहर का जिक्र मैंने रंग देवी का पढ़ाया है, पद्मावती का नहीं। हाँ, अमीर खुसरो ने 3000 किसानों की हत्या की थी, ये जरूर मैंने बताया है चित्तौड़ के केस में, यहाँ पे। और यहाँ पे जौहर का जिक्र करता है, ये बताया था, ये रंग देवी का है।
अमीर खुसरो के संदर्भ में क्या सत्य है? खुसरो ने गुलाम खिलजी, तुगलक, 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि तथा संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। सबसे पहले 1270 में खुसरो को सम्राट गयासुद्दीन बलबन के भतीजे कड़ा के हाकिम अलाउद्दीन मोहम्मद कुलिस खान मलिक छज्जू का राजाश्रय प्राप्त हुआ और गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि दी। सत्य ने इसमें असत्य बताया। क्या असत्य है? तूतीय हिंद की उपाधि किसने दी थी? औलिया ने। तो ये तो उत्तर विजय के बारे में हुआ। निम्नलिखित में से खुसरो की कौन सी रचना गद्य में है? मजनू लैला, खजाइनुल फुतूह, आईने सिकंदरी, हस्त बेहस्त। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। दक्षिण अभियान मैंने पिछली क्लास में बताया था, धन के लिए था बेसिकली इसका। भारत का पहला सुल्तान था। चूंकि धन प्राप्ति इसका उद्देश्य था, इसलिए इसको अपने साम्राज्य